ऐसे हो जाएगा तुझे लगता है? जेन्युइनली लग रहा है ऐसे क्यों हो जाएगा कि 1% चांस ले लेती हूँ शायद हो जाए? नहीं होएगा ना, तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हो टाइम वेस्ट अपनी? बी सिंसियर टुवर्ड्स योर लाइफ यार। पहले तो झूठ तो बिल्कुल ही ना बोला करो, मुझे बड़ी ज्यादा चिंतक मचती है। तुझे पता है सीएस का काम क्या है? क्या होता है सीए का काम? झूठ बोल सकता है। मैं कर चुकी हूँ। कोई ढंग मैं कर... तुम क्या, मैं अभी कोई क्लास की टॉपर थोड़ी थी। एज अ स्टूडेंट भी कर चुकी हूँ। बट सब पता है मुझे कि क्या क्या कुछ बच्चा करता है, मैं स्टूडेंट तो थी ना कभी। ये तो पता है मेरे फ्रेंड्स के दिमाग में क्या क्या कुछ चलता था। ऐसा थोड़ी कि मुझे पता ही नहीं। और कंपनीज की ऑडिट भी कर चुकी हूँ, मुझे बहुत कुछ समझता है। तुम सीधा बोल दो हमारा टाइम वेस्ट ही ना हो। और जनवरी में तुम ऐसे अटेम्प्ट नहीं दे सकते। थोड़ा सीरियसली लो। डाउट कोई क्वेश्चन नहीं हुआ किसी से भी? हो गया। तब जिनका डाउट है अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी वही नहीं सोचते रहना, अभी पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है? अच्छे से पढ़ो। और इसके बाद हेल्थ पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। हाँ जी। यहाँ देखिए कि सब लोग क्वेश्चन नंबर 4। KLM 3 पार्टनर्स हैं, इनकी PSR है 5:3:2। जो एल है वो रिटायर होना चाहता है। हमें इनकी बैलेंस शीट गिवन है। और एल की जगह उसका बेटा आ रहा है बिजनेस ज्वाइन करने। जब रिटायरमेंट हुई तो एसेट्स को रिवैल्यू किया गया। फर्नीचर अकाउंट, इन्वेंट्री। एल के 50% अमाउंट जो थे वो हमने पैसे वापस कर दिए। और बाकी पैसे एन की कैपिटल बनाए। जब एडमिशन हुई तो गुडविल की वैल्यू थी 50,000। पार्टनर्स की कैपिटल हमने प्रपोर्शनेट करनी है PSR में। और उसके लिए हमने बेस बनाना है एन। हमें जर्नल एंट्रीज भी करनी है, बैलेंस शीट भी करनी है, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं। पहले तो सब लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। इसमें भी क्या हो रहा है, हमने कल एक क्वेश्चन ऐसा किया था। एडमिशन प्लस रिटायरमेंट। एडमिशन एंड रिटायरमेंट दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। मुझे कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है, एंड क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी बन जाता है जब वो आपको जर्नल से लेजर के कंपैरेटिवली क्या डिमांड करते हैं जर्नल। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। एक मिनट को अपने मैसेज पे कर दो दोबारा। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 4 इन द बुक्स ऑफ। अगर हमें पेपर में ये क्वेश्चन आता, सबसे पहले पेज पे हम फॉर्मेट बनाते जर्नल। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। आई थिंक आई विल नीड 2 पेजेस फॉर जर्नल। उसके बाद क्वेश्चन ने हमसे स्पेसिफिकली डिमांड की बैलेंस। लेफ्ट साइड आएंगी सारी लाइबिलिटीज, एंड राइट साइड आएंगे सारे एसेट्स। देन क्वेश्चन ने डिमांड किया स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। We need 4 columns: A, L, M, N. एंड चाहे क्वेश्चन ने मेरे से डिमांड नहीं किया, पर एक चीज तो मुझे बनानी ही पड़ेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि उसके बिना मुझे प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चलेगा, और मैं तब तक एंट्रीज नहीं पास कर पाऊंगी। तो हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं।
हम सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है 40, 60 एंड 30, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 40,000, 60,000 एंड 30,000। फिर क्वेश्चन ने बोला कि रिजर्व है हमारे पास 50,000। रिजर्व्स के ऊपर राइट सिर्फ किसका बनता है, ओल्ड पार्टनर्स का, ओल्ड रेशियो में। तो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जनरल रिजर्व इन द रेशियो 5:3:2। अमाउंट्स आ जाएंगी 15,000 एंड हर चीज की हमें जर्नल एंट्री भी करनी है याद से। तो जर्नल में हमारे पास पहली एंट्री क्या बन रही, जनरल रिजर्व डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट, और प्रॉपरली ऐसे ही लिखना है, टू केस कैपिटल अकाउंट, टू एल्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट। जब कोई क्वेश्चन तुमसे स्पेशली जर्नल मांग रहा है तो साथ पे नरेशन भी देनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व इन 5:3:2। जनरल रिजर्व खत्म कर दिया, लाइबिलिटी खत्म कर दी, तो डेबिट कर देंगे। 25,000 दे दिया के को, 15,000 एल एंड 10,000 एम। ठीक है, नेक्स्ट बैलेंस शीट में हमें ट्रेड पेबल्स गिवन है 20,000 के, एंड कोई भी ट्रेड पेबल्स के बारे में एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट कहां पर आ जाएगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। अब हमारे पास के की कैपिटल आएगी, एल की कैपिटल आएगी, एन की कैपिटल आएगी। कौन छोड़ के जा रहा है, एल छोड़ के जा रहा है, तो के एम एंड एन की कैपिटल आएगी। उसके अलावा ट्रेड पेबल्स आ गए 20,000। फिर आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड सबसे पहले फर्नीचर की वैल्यू गिवन थी मुझे 20,000, अब फर्नीचर की वैल्यू कितनी रह गई है 10,000, तो हमें लॉस हुआ है। तो एसेट्स में मैं लिख रही हूँ फर्नीचर रह गया 10,000 का, और वर्किंग नोट में मैंने नोट डाउन कर लिया कि रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर, एसेट की वैल्यू कम हुई है तो डेबिट कर दिया 10,000 से। हर चीज का डबल इम्पैक्ट दिखाते रहेंगे। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में बताया गया कि ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू है 50,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो बैलेंस शीट में डायरेक्टली ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे 50,000। ट्रेड रिसीवेबल के बाद इन्वेंट्री। बैलेंस शीट में इन्वेंट्री गिवन है 50,000 और एडजस्टमेंट्स में बताया गया कि इन्वेंट्री की वैल्यू है 30,000, तो फिर लॉस हो गया। बैलेंस शीट में इन्वेंट्री लिखेंगे 30,000, और जो 20,000 का लॉस हुआ है उसे लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू इन्वेंट्री 20,000 का लॉस। वेरी गुड स्नेहा। वैसे नेक्स्ट कैश और बैंक का बैलेंस हमें गिवन है 80,000। हम लोगों ने बैंक अकाउंट बनाया नहीं है और ज्यादा एडजस्टमेंट्स भी नहीं आ रही, तो बैलेंस शीट में ही बैंक में इनर कॉलम में लिख देते हैं कि करंटली बैंक का बैलेंस कितना है 80,000। तो हमेशा पहला स्टेप यही होता है, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन की बैलेंस शीट और सारी चीजें सही जगह पे लिखते हैं। अब एक एक एडजस्टमेंट को देखेंगे। फर्नीचर की वैल्यू अपडेट कर दी, इन्वेंट्री की वैल्यू अपडेट कर दी। कहते एल के 50% पैसे तो उसे वापस कर देना, एंड बाकी 50% क्या कर देना, एन की कैपिटल बना देना। उसके अलावा गुडविल जो है उसकी वैल्यू है 50,000, तो सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करने। गुडविल का इम्पैक्ट कहां पर आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। सबसे पहले गुडविल के लिए क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में, तो 5:3:2। के को मिलेगा 25,000, 15,000 एंड 10,000। उसके बाद गुडविल के लिए डेबिट भी करेंगे। न्यू रेशियो भी हमें क्या बताई गई है, अब भी रेशियो क्या है सेम, बट अब रेशियो है किसकी, K:N:2M। इनकी रेशियो है 5:3:2, तो K को डेबिट किया 25,000, N को डेबिट किया 15,000 एंड
एम को डेबिट किया 10,000। बस ये पॉइंट ध्यान से करना था। पहले डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम के एल एम, उसके बाद के एन एंड एम। ठीक है, इसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री कर लें। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो रही है एक्चुअली, एन डेबिट हो रहा है और एल क्रेडिट हो रहा है। के को तो जितना डेबिट किया उतना ही क्रेडिट कर दिया, एम को भी जितना डेबिट किया उतना ही क्रेडिट कर दिया। तो हम लोग सीधा इम्पैक्ट कहां पर दिखा सकते हैं, जर्नल एंट्री में एडजस्टमेंट एंट्री दिखा सकते हैं। एन्स कैपिटल डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 15,000। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब हम लोगों ने रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना दिया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के एंट्रीज भी दिखा दें। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास सिर्फ डेबिट साइड है, रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर टू इन्वेंट्री। टोटल रीवैल्यूएशन में लॉस है 30,000 का, फर्नीचर का लॉस है 10,000 एंड इन्वेंट्री का लॉस है 20,000। मींस रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अब जो भी रीवैल्यूएशन का लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो 30,000 का ही लॉस हो गया, इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशियो बन जाएगी, डेबिट एंट्री बन जाएगी। के एल एम को डेबिट करेंगे टू रीवैल्यूएशन। 15,000, 9,000 एंड 6,000। एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। थैंक यू बच्चा। इसका इम्पैक्ट दिखाएंगे जर्नल में, लेजर में, स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, रीवैल्यूएशन लॉस। के को डेबिट किया 3,000 से, एल को 9,000 से एंड एम को 6,000 से, राइट। एंड रीवैल्यूएशन भी क्लोज कर दें बाय के एल एंड एम। इसके बिना भी वैसे काम चल जाता क्योंकि एक ही साइड है। अब क्वेश्चन में का पहला पार्ट डन हो गया, बैलेंस शीट की सारी चीजें सही जगह आ गई। दूसरा पार्ट था एडजस्टमेंट्स, वो भी हो गया। अब हम क्वेश्चन को क्लोज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पार्टनर की क्या। तो अब आगे से आपको एक नई चीज सिखा रही हूँ। आप लोग ना हमेशा कंफ्यूज होते हो कौन सा पर्सन पैसे लेके आएगा, कैपिटल को बेस बनाना है। तो आप अब एक प्रोविजनल बैलेंस, हमेशा ऐसे केसेस में आप स्टेटमेंट फॉर्म बनाओ और लिखो प्रोविजनल बैलेंस। अभी तक हमारे पास क्या बैलेंस आ रहा है, ठीक है ना। अब उन्होंने हमें बोला कि एल की जो भी कैपिटल है इसके 50% पैसे तो दे दो, तो इसे 50% पैसे दे देते हैं। तो कितना अमाउंट कम हो जाएगा, 40,500। मुझे हर चीज का डबल इम्पैक्ट दिखाना है। अगर पेमेंट कर दी तो बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस भी डिक्रीज हो जाएगा 40,500 से, और बैंक का नेट बैलेंस मेरे पास एंड में बचेगा 39,500, राइट। कहते जो भी एल का बाकी का 50% है वो किसे ट्रांसफर कर दो, एन को। तो इसे डेबिट कर दिया 40,500 से और एन को दे दिया, तो एन को क्या कर दिया, क्रेडिट। ये आपके पास आ जाएगा फाइनल बैलेंस कैरिड डाउन। अब के का बैलेंस बचेगा 50,000, एल का नील, एम का 34,000 एंड एन का 25,500। इतना ही आ रहा है ना। अब कहते हैं आपने इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है
कि जो कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट हो जाए, और प्रोपोर्शनेट के लिए आपने बेस किसे बनाना है, कहते बेस बनाना है आपने एन को बेस बनाना है। अब देखो एन के पास शेयर कितना है, 3/10। तो अगर किसी पर्सन ने 3/10 शेयर के लिए 25,500 दिए हैं, तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी हो जाएगी, 25,500 इंटू 10/3 विच गिव्स मी 85। तो इसका मतलब कि रिक्वायर्ड कैपिटल क्या है, 85,000 इंटू 5/10, 42,500 कैपिटल होनी चाहिए केक, एंड 17,500 एंड 25,500 तो जो भी डिफरेंस है कहते हैं उनको पे कर दो। तो कितने पैसे विड्रॉ कर देगा के कितने पैसे वापस ले जाएगा, उसकी कैपिटल है 50,000, हमें चाहिए कितनी 42,500, वो 7,500 वापस ले जाएगा। सिमिलरली ये भी 17,000 रहेगा। अच्छा ठीक है, सॉरी एक सेकंड। ठीक है, तो बस मेरा एक छोटा सा नया सजेशन यही है कि तुम प्रोविजनल बैलेंस का कॉलम बना लिया करो, उसके बाद एडजस्टमेंट क्या करो। जो तुम्हें कंफ्यूजन होती है प्लस माइनस वाली वो अवॉइड हो, गलती के चांस कम हो जाएंगे। तो अब अपनी बैलेंस शीट को अपडेट कर दें। बैलेंस शीट में बैंक में और बैलेंस कम हो जाएगा। हमने के को 7,500 वापस कर दिया, एल को 17,000 वापस कर दिया, के की कैपिटल अब हमने कर दी 17,000, एम की 17,000 एंड एन की 25। ऑनलाइन अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताएंगे। आई थिंक आज भी कोई बीकॉम का एग्जाम भी है, ये भी रीजन है कि बच्चे नहीं है ना। सेकंड सेकंड का नहीं, थर्ड का होगा। अगर का एग्जाम है इसलिए स्ट्रेंथ कम है। मैम चले जी 85,000 बताना कैसे आया है? बिट्टू इन सब का टोटल। और अगर आपको नीचे डाउट है कि कैसे आया, अगर किसी पर्सन ने 3/10 शेयर के लिए 25,500 कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 25,500 इंटू 10/3। बच्चे मान लो मेरा हाफ शेयर है और मैंने फर्म को 50,000 दिए, तो पूरी फर्म की कैपिटल, इसको ही रिवर्स कर देंगे। वैसे ही अगर 3/10 शेयर के लिए किसी ने ये अमाउंट दी है तो टोटल के लिए ये, उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला कि कैपिटल कैसे प्रोपोर्शनेट करो, एन को बेस बना के, इसलिए मैंने एन की पीएसआर देखी, एन की पीएसआर थी 3/10 और उसकी कैपिटल देखी। आई होप डाउट क्लियर है। यस मैम, फिर मैम इसको न्यू रेशो में हम क्रेडिट कर देंगे ना? यस। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। 6th भी होमवर्क है। आज का मेन टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये चीज आप लोगों ने 12th में नहीं की हुई, तो सभी ये ध्यान से पढ़ेंगे। प्लीज सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विकली मार्क योर अटेंडेंस। अक्षरा, अनमोल, जसोत, कोमल सब प्रॉपरली यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्लास सुन रहे हैं। वृंदा रेज योर हैंड्स, साहिब, सिमरन, तरुण, पीयूष। सिर्फ एक लौता यही टॉपिक है जो आप लोगों ने 12th में नहीं किया हुआ, और अब एक नया टॉपिक आएगा आपके लिए, और अब से हर क्वेश्चन में आपको ये दिखेगा और पेपर में भी दिखेगा। ठीक है, क्योंकि यही नया टॉपिक है।
जॉइंट लाइफ पॉलिसी। कई बार पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, वो कहती है हम पार्टनर का इंश्योरेंस करवा दो, ताकि जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाएगी या रिटायरमेंट हो जाएगी, हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे, तो हमें अपने बिजनेस से पैसे ना निकालने पड़े, हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाएं और वो हम उसे पे कर दें। क्या मैं तुझे कंट्रोल क्लोज करूंगा प्लीज। लेट्स से ये किसी फर्म की बैलेंस शीट है, इसमें काफी सारे एसेट्स पड़े हैं, काफी सारी लाइबिलिटीज पड़ी हैं, एंड कोई एक पार्टनर है एक्स। एक्स कहता है कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। एक्स का कैपिटल में शेयर था 10 लाख रुपीज, प्लस हमें उसकी गुडविल का हिसाब भी करना पड़ेगा, प्लस जो भी उसका प्रॉफिट का शेयर है वो भी हमें हिसाब करना पड़ेगा। मान लो हमने टोटल इसे 16 लाख रुपीज वापस करने हैं। अब अगर हम अपने बिजनेस में से 16 लैक्स निकालें, किसी ने भी कैश तो नहीं रखा हुआ 16 लैक्स। अल्टीमेटली 16 लैक्स शायद इसका स्टॉक खरीदा हुआ है, शायद अभी डेटर्स के पास पड़ा है, लोगों से पैसे लेने बाकी हैं, शायद मैंने इसकी मशीनरी खरीदी हुई है, कहीं ना कहीं ये पैसे क्या है, इन्वेस्टेड है। बिजनेस में मेरे पास कैश नहीं पड़ा। तो अब अगर मैं अपने बिजनेस के एसेट को सेल करके एक्स के पैसे वापस कर दूंगी, तो मैं बिजनेस कैसे चलाऊंगी। तो रियल लाइफ में लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग अपनी पार्टनरशिप फर्म ओपन कर रहे हैं, तो वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं कि अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो वो पैसे वापस मांगेगा। तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेंगे और उस पार्टनर को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसे दे देंगे। ठीक है। वैसे अगर किसी पार्टनर के इंश्योरेंस के पैसे फर्म पे कर रही है, तो अब तक आप उसे क्या ट्रीट करते थे, ड्रॉइंग्स ट्रीट करते थे, क्योंकि वो तो पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस है। पार्टनर ने लाइफ इंश्योरेंस अपने फायदे के लिए करवाया था, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए करवाया था। बट अब इसका एक्सपेंस कौन बियर कर रही है, फर्म बियर कर रही है, ये फर्म के फायदे के लिए है। तो ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये एसेट भी किसका है, फर्म का। और जो हम इसका एक्सपेंस कर रहे हैं, वो एक्सपेंस भी किसका है, फर्म का। तो फर्म की बैलेंस शीट में ये एसेट भी आना चाहिए, फर्म के पीएनएल में ही इसका क्या आना चाहिए, एक्सपेंस भी आना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कैसे होगा कैसे। जब भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वर्ड आता है, उसमें ना 3 वर्ड्स आते हैं। एक आता है पॉलिसी वैल्यू, एक आता है टेन्योर, एक आता है प्रीमियम अमाउंट, और एक और वर्ड आता है सरेंडर वैल्यू। जब भी आप लोग कोई इंश्योरेंस करवाने जाओगे, तो सबसे पहले वो पूछेंगे कितने का इंश्योरेंस करवाना है। लेट से मैंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो, मेरी फैमिली वालों को 1 CR रुपीज चाहिए, कि इससे उनके बेसिक एक्सपेंसेस मीट हो जाएंगे, तो मैं 1 CR की पॉलिसी लेना चाहती हूँ। ये क्या बन जाएगी, पॉलिसी वैल्यू। फिर वो मुझे पूछेंगे कितने टाइम की पॉलिसी लेनी। लेट से मैंने उन्हें बोला कि मुझे 10 साल की पॉलिसी लेनी है। इसका मतलब कि मैंने उन्हें ये प्रॉमिस किया है कि मैं 10 साल तक आपको पैसे दूंगी। अगर 10 साल के अंदर अंदर कभी भी मेरी डेथ हो गई, आपने मेरे नॉमिनी को, लीगल हायर को 1 CR रुपीज देना है। अगर डेथ नहीं भी हुई, तो जब 10 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, तब आपने मुझे कितने पैसे देने हैं, 1 CR। तो इंश्योरेंस के केस में कोई डाउट नहीं है कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पैसे मिल तो जाएंगे पक्का, पर कब मिलेंगे ये नहीं पता। शायद पैसे मिलेंगे पर्सन के डेथ होने पे, या फिर पैसे कब मिलेंगे, टाइम पीरियड एक्सपायर होने पे। जो इंश्योरेंस है वो 2 तरह का होता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस जैसे कि मान लो आपने फायर इंश्योरेंस करवा लिया, कार का इंश्योरेंस करवा लिया। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, इसमें पक्का होता है कि पैसे मिल जाएंगे। पर जो कार का इंश्योरेंस होता है, वो पक्का नहीं कि पैसे मिलेंगे। अगर कार का एक्सीडेंट हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी रिपेयर का कॉस्ट बेयर कर लेगी। अगर कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो ये पैसे सारे वेस्ट है। ये मैंने अपना रिस्क कवर करने के लिए लिए खर्चा किया था, बट कोई नुकसान, एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, तो मुझे कोई एक्सपेंस नहीं, कोई कंपनी से कंपनसेशन नहीं। ठीक है। अब जब मुझे कंपनी ये पॉलिसी देगी, वो देखेगी मेरी लाइफ एज कितनी है, मेरी हैबिट्स कैसी हैं, मुझे कोई पुरानी बीमारी है या नहीं। उसके बेसिस पे वो मुझे एक अमाउंट डिसाइड करके देगी कि मुझे हर साल कितने पैसे देने। लेट से उन्होंने मुझे बोला कि एनी आपको हर साल 5 लाख रुपीज देनी। तो मैं पहले साल उनको 5 लाख रुपए दूंगी, दूसरे साल 5 लाख रुपए दूंगी, तीसरे साल 5 लाख दूंगी। ऐसे मैं उनको 10 साल तक लगातार कितनी पेमेंट करूंगी। अगर बाई चांस लेट से पर्सन की 7th ईयर में डेथ हो गई,
तो 7th ईयर तक उसने टोटल कंपनी को कितने पैसे दिए होंगे? 35 लाख। पर उसके नॉमिनी को कितने पैसे मिल जाएंगे? 1। मान लो उसकी 10 साल में कोई डेथ नहीं हुई, तो 10 साल के बाद उसे कितने पैसे मिल जाएंगे? 1 ईयर। अब उसके बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से सरेंडर वैल्यू मिलती है। मान लो मेरा प्लान चेंज हो गया, मुझे लगता है कि भाई मेरी फर्म इतना खर्चा नहीं झेल सकती कि 5-5 लाख रुपए का ही हम इंश्योरेंस कंपनी को ही पैसे देते रहे, हम अपना बिजनेस में पैसे लगाना चाहते हैं। तो मैंने कहा मेरी पॉलिसी कैंसिल कर दो। तो जब मैं उनको पॉलिसी कैंसिल करने जाऊंगी तो हमें 100% रिफंड तो नहीं मिलेगा, हमें कम पैसे मिलेंगे, कुछ कटिंग होगी। तो उस केस में हमें जो पैसे मिलेंगे उसे क्या बोलते हैं? सरेंडर वैल्यू। तो मे बी वो मुझे शायद ये बोले, ऐसी कुछ वैल्यूज गिवन होंगी कि अगर आपने मान लो पहले साल इंश्योरेंस करवाया और पहले साल ही आपने बोला हमने नहीं आगे करना, हमने पॉलिसी कैंसिल करनी है, बोलेंगे जीरो, हम आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। मान लो मैंने दूसरे साल उनको जाके बोला कि मुझे पैसे कैंसिल पॉलिसी कैंसिल करवानी है, तो 2 साल तक मैं कंपनी को कितने पैसे दे चुकी हूँ? 10 लाख। अब मुझे पॉलिसी कैंसिल करनी है, वो मुझे बोलेंगे हम सिर्फ आपको 2 लाख देंगे। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सरेंडर वैल्यू। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, पर ये वर्ड्स को समझना जरूरी है टॉपिक समझने के लिए। तो पहले तो नोट लिखो, यहां तक के पॉइंट्स हम नोट डाउन करते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन लाइफ ऑफ पार्टनर्स। इट इज फॉर ऑल पार्टनर्स। एक और टॉपिक आएगा सेपरेट लाइफ पॉलिसी, उसमें हम किसी एक पार्टनर की लाइफ पॉलिसी ले रहे हैं। इसमें क्या है? हम सब लोगों की लाइफ की पॉलिसी ले रहे हैं। ठीक है। इन दिस केस पॉलिसी मैच्योर्स आइदर ऑन एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब टाइम पीरियड, जितने भी टाइम की आपने पॉलिसी ली थी, और डेथ ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर। ऐसा नहीं कि मान लो 5 पार्टनर्स की पॉलिसी ली है, जब पांचों की डेथ हो जाएगी तब पैसे मिलेंगे, किसी एक की भी डेथ हो गई तो पैसे मिल जाए। ठीक है। पॉलिसी वैल्यू इज द अमाउंट एश्योर्ड, इंश्योर्ड, जितनी अमाउंट का आपने इंश्योरेंस लिया है, इंश्योर्ड, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिसी वैल्यू। प्रीमियम इज द एनुअल अमाउंट पेएबल टू इंश्योरेंस कंपनी। सरेंडर वैल्यू is the amount receivable from insurance company if the policy is surrendered before completion of tenure। अगर टाइम पीरियड पूरा होने से पहले ही आपने अपनी पॉलिसी कैंसिल कर दी, तो जो हमें पैसे मिलेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सरेंडर वैल्यू। पुराना समझ आए सारे वर्ड्स? किया हुआ पहले ये टॉपिक?
अब क्वेश्चन है कि हम इसे अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करें। मान लो किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली एंड कंपनी ने बोला कि आपको प्रीमियम पे करना है 1 लाख का। पहले साल की सरेंडर वैल्यू है नील, दूसरे साल की सरेंडर वैल्यू है 80,000, तीसरे साल की सरेंडर वैल्यू है 1,70,000। अब क्वेश्चन है हम बुक एसेट कितनी वैल्यू का लिखें। मुझे एसेट लिखना चाहिए 10 लाख का, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से पैसे तो कितने मिलेंगे 10 लाख। पर अभी तो एसेट की वैल्यू 10 लाख नहीं है, ये तो जब मैं 10 साल लगातार प्रीमियम दूंगी उसके बाद एसेट की वैल्यू कितनी है 10 लाख। सो कॉन्जर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्या मुझे अलाउ करता है 10 लाख लिखना? नहीं। एक ऑप्शन है कि मैं पॉलिसी की वैल्यू कितनी लिखूं 1 लाख, मैंने कंपनी को कितने पैसे दिए हैं 1 लाख, तो मैं बोलूं कि मेरा एसेट भी कितने का है 1 लाख। पर इंश्योरेंस कंपनी कहती मैं तो तुम्हें अभी पहले साल कितने पैसे वापस करने के लिए तैयार हूं। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी एक्चुअली हमारा एसेट कितने पहले साल तो 0, दूसरे साल मैंने दे तो टोटल कितने दिए 2 लाख, पहले साल 1 लाख दिया फिर से 1 लाख दिया, पर इंश्योरेंस कंपनी कितना कह रही है 80,000। प्रॉब्लम ये है एसेट कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड, पॉलिसी वैल्यू। हाँ हमें फ्यूचर में तो पॉलिसी वैल्यू पक्का मिलेगी, शायद डेथ पे मिले शायद मेच्योरिटी पे, पर मिलेगी पक्का। एक्चुअली मेरे अकाउंट से पैसे कितने जा रहे हैं एवरी मंथ एवरी ईयर 1 लाख रुपीज। बट कंपनी क्या कह रही है कि अगर आज की डेट पे पैसे मांगने आओगे तो मैं कितने पैसे दूंगी सरेंडर में। तो 3 अलग अलग तरीके हैं, थ्योरीज हैं कि इसे कैसे रिकॉर्ड करूं। हमने तीनों मेथड सीखने हैं, किसी भी मेथड से हमें क्वेश्चन आ सकता है। 3 अलग अलग तरीके हैं इसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने। ठीक है, सबसे पहले मेथड 1। मेथड 1 कहता कि ट्रीट प्रीमियम पेड एज एन एक्सपेंस। कि जो आपने प्रीमियम पे किया है इसे किस चीज की तरह ट्रीट करो, आप एक एक्सपेंस की तरह पे, मेरा कोई खर्चा हो गया। तो जब हम पे करेंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक। सारे खर्चे कहाँ जाते हैं तो P&L टू इंश्योरेंस प्रीमियम। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, अब जब मुझे कंपनी से पैसे मिलेंगे तो हमारे लिए क्या बन जाएगी इनकम। जब पैसे दिए थे तो खर्चा है, तो जब पैसे मिलेंगे वो भी क्या हो गई इनकम। तो जब हमें पैसे मिलेंगे तब हम क्या एंट्री करेंगे बैंक टू इंश्योरेंस प्रीमियम। इनकम सारी चली जाती है P&L में, तो इंश्योरेंस प्रीमियम टू P&L। तो अगर पहले मेथड में हम P&L देखेंगे तो जब भी प्रीमियम पे करेंगे वो P&L में क्या दिख रहा होगा एक्सपेंस, और जब भी प्रीमियम रिसीव होगा, ये अलग अलग साल के P&L है, पर जब भी रिसीव होगा वो क्या दिख रहा होगा इनकम। क्या बैलेंस शीट में हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी नाम से कोई चीज दिख रही होगी? हमने तो इसे ट्रीट ही किस चीज की तरह किया है एक्सपेंस की तरह। तो बैलेंस शीट में तो कोई एसेट तो बनाया ही नहीं हमने, तो बैलेंस शीट में कोई एसेट दिख ही नहीं रहा। मैम क्वेश्चन है मेंशन होगा आपने कौन सा नाम? ना आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा मेथड है, अभी मैं सिखाऊंगी वो चीज कैसे ढूंढने। क्वेश्चन में वो आपको बताएंगे नहीं कि कौन सा मेथड है, हमें खुद क्वेश्चन देख के पहचानना होगा कि वो कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। अभी हम सीखेंगे कि वो कैसे पहचान। क्या दोबारा बोलो, रिसीव्ड जब भी इंश्योरेंस प्रीमियम मिलेगा। मेथड 2,
मेथड 2 कहता कि इसे ट्रीट करो एक एसेट की तरह। अब एसेट में भी तो कंफ्यूजन है ना कि एसेट कितनी वैल्यू का बनाए, सरेंडर वैल्यू का बनाए कि पॉलिसी वैल्यू का बनाए। तो हम पहला मेथड मान रहे हैं कि एसेट रिकॉर्ड करना है एट पॉलिसी वैल्यूज। ठीक है ना। अब इस केस में जब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट हमने क्या एंट्री की, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक। पर अब ये एक्सपेंस तो है नहीं, तो क्या ये P&L में जाएगा? नहीं, ये P&L में तो जाएगा ही नहीं, राइट। जैसे कि मान लो पॉलिसी वैल्यू है 10 लाख, प्रीमियम है 1 लाख, सरेंडर वैल्यू है पहले साल की निल और दूसरे साल की 75,000। तो पहले साल जब हम प्रीमियम पे करेंगे तब तो क्या एंट्री बन गई, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक 1 लाख रुपीज, हमने 1 लाख रुपीज दे दिए। अब ये खर्चा तो नहीं है तो ये P&L में तो नहीं जाना चाहिए। एंड बैलेंस शीट में हम इसे कैसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि हमारे जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट की वैल्यू कितनी है, 10 लाख, नहीं है ना। बट कंपनी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कितनी है, nil। तो कॉन्जर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये तो अलाउड ही नहीं, तो हमें क्या बनानी पड़ेगी अब, प्रोविजन। प्रोविजन कितनी बनानी पड़ेगी मुझे, ये 9 लाख कैसे आया, 10 लाख का एसेट था उसमें से 1 का हमने क्या पे कर दिया, प्रीमियम। ठीक है ना। अब अगर क्वेश्चन देख के हमें पहचानना हो कि कौन सा मेथड है, तो अगर बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट आ ही नहीं रहा तो ऑब्वियसली कौन सा मेथड है, किस तरीके से ट्रीट करे इसे, एक्सपेंस, क्योंकि जब वो एक्सपेंस है वो बैलेंस शीट में जाएगा ही नहीं, वो तो P&L में जाएगा। पर अगर बैलेंस शीट में एसेट भी आ रहा है और प्रोविजन भी आ रही है तो इसका मतलब वो क्या मान के चल रहे हैं, एसेट एट पॉलिसी वैल्यू। एसेट में भी कंफ्यूजन है ना कि पॉलिसी वैल्यू वाला है क्या सरेंडर वैल्यू वाला है। तो अगर प्रोविजन भी आ रही है तो वो एसेट किस चीज पे मान के चल रहे हैं, पॉलिसी वैल्यू। ऐसे आपने क्वेश्चन देख के खुद पहचानना है कि वो कौन सा मेथड फॉलो करे। ठीक है ना। इस केस में P&L में कितना अमाउंट जाएगा, अब देखो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को दिए तो थे 1 लाख रुपीज, मैंने एंट्री अभी की है इंश्योरेंस पॉलिसी 1 लाख रुपीज की, पर मैंने बुक्स में एसेट दिखा दिया 10 लाख का, तो मुझे 9 लाख की क्या क्रिएट करनी पड़ी, प्रोविजन। तो हमने 9 लाख का फेक एसेट दिखाया, 9 लाख का ही प्रोविजन क्रिएट कर दिया, तो P&L में अभी भी कोई पैसे नहीं जा रहा। ठीक है ना। अब देखो ईयर 2 में क्या होगा, सबको ये समझ आया कि डबल एंट्री सिस्टम हमारा पूरा हो गया। डबल एंट्री सिस्टम कैसे पूरा हुआ, देखो मैंने प्रीमियम दिया 1 लाख रुपीज का, तो बैलेंस शीट पे मुझे एसेट दिखाना कितना चाहिए था, 1। पर मैंने कहा नहीं पॉलिसी तो 10 लाख की है तो मैं कितने का दिखाऊंगी, 10। तो मैंने 9 लाख रुपीज बढ़ा दिए और मैंने 9 लाख की ही क्या क्रिएट कर दी, प्रोविजन। तो ये 1 तो मैंने पे की है, वो वाला अमाउंट यहाँ पर आ रहा है। 9 लाख एसेट भी बढ़ा दिया, 9 लाख लाइबिलिटी भी बढ़ा दी, डबल एंट्री सिस्टम पूरा हो गया, तो मेरी बैलेंस शीट क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी। क्लियर है ना सबको। ईयर 2 में क्या होगा, अब ईयर 2 में मैंने फिर से 1 लाख रुपए दे दिए। अब ईयर 2 में बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी की वैल्यू तो अभी भी कितनी आएगी, मैं पे कर चुकी हूँ 2, मैं एक्स्ट्रा कितना दिखा रही हूँ, 8। तो अब मुझे प्रोविजन भी कितनी चाहिए, 8। तो मेरे पास पहले प्रोविजन थी 9 लाख की, अब प्रोविजन कितनी रह गई है, 8 लाख की। तो मेरे पास 1 लाख की प्रोविजन एक्स्ट्रा,
तो प्रोविजन को कैंसिल करने के लिए P&L में प्रॉफिट कितना आ जाएगा? हमने प्रोविजन क्या कर दी? कैंसिल कर दी। ठीक है ना? पक्का सबको समझ आया? बच्चे, पहले साल मैंने अपनी बुक्स में एसेट लिखा 10 लाख, मैंने पे किया था 1 लाख, पर मैंने बोला एसेट है 10 लाख का, तो मैंने एसेट कितना इन्फ्लेट किया, एसेट कितना ज्यादा लिख दिया? 9 लाख। तो प्रोविजन भी मुझे कितने की बनानी पड़ी? 9 लाख। सेकेंड ईयर मैंने बोला टोटल एसेट तो 10 लाख का ही है, पर अभी तक मैंने पे कितना किया हुआ है? 2 लाख। तो मैंने एसेट इन्फ्लेट कितना किया? 8 लाख। मेरे पास पहले से प्रोविजन पड़ी है 9 लाख की, अब मैं प्रोविजन को कम कर रही हूं, 9 में से 1 कम कर रही हूं। तो जब हम प्रोविजन कम करेंगे, लाइबिलिटी कम करेंगे, वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? इनकम। आई होप क्लियर है सबको? ठीक है। मेथड 3, वो बोलते कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को आप ट्रीट करो एक एसेट की तरह एट सरेंडर वैल्यू, कि वो एसेट तो है पर एसेट की वैल्यू कितनी है? सरेंडर वैल्यू। प्लीज इसे कट करो, मैं वो लिखवाना भूल गई कि जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी तो क्या हो। मेथड 2 में ही हमने मेथड 1 में तो लिख लिया कि पॉलिसी की मेच्योरिटी का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये लिखा ना हमने, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी क्या होगा, हम इसे इनकम बना लेंगे। पर हम सेकेंड मेथड में लिखना भूल गए, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी क्या ट्रीटमेंट होगा। जब पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 10 लाख। मेरी बुक्स में एक एसेट पड़ा, तो इट इज ट्रीटेड लाइक सेल ऑफ एसेट। पहले मेथड में एक्सपेंस माना था, तो जब पैसे मिले थे उसे हमने क्या बनाया? इनकम। दूसरे मेथड में हमने कहा ये हमारा एसेट है, तो जब एसेट खत्म होगा, एसेट के बदले में पैसे मिलेंगे, उसे भी कैसे ट्रीट करना पड़ेगा? सेल ऑफ एसेट। अब जब हमें पैसे मिलेंगे हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। आपको हमेशा एसेट पे उतना ही लॉस हो रहा होगा जितनी आपके पास प्रोविजन पड़ी हो। ठीक है ना? क्वेश्चन करके समझ आएगा ये पॉइंट, अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ तो। मेथड 3, हम इसे ट्रीट करेंगे एसेट की तरह एट सरेंडर वैल्यू। अब इस केस में देखते हैं P&L कैसा दिखेगा एंड बैलेंस शीट कैसी दिखेगी। सेम एग्जांपल कंटिन्यू कर रही हूं। पॉलिसी ली है किसी पर्सन ने 10 लाख की, वो प्रीमियम पे कर रहा है 1 लाख। सरेंडर वैल्यू पहले साल की है नील और दूसरे साल की है 75,000। अब पहले साल एक पर्सन ने कंपनी को कितने पैसे दे दिए? इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख। वो बैलेंस शीट में देख रहा है कि मैं एसेट दिखाऊं, बैलेंस शीट में वो पहले साल एसेट कितना दिखाना चाहता है? सरेंडर वैल्यू, और सरेंडर वैल्यू कितनी है? 0। तो एसेट कितना आ जाएगा पहले साल में? 0। ठीक है, पर मैंने रियलिटी में तो 1 लाख दे दिया, तो ये 1 लाख जब एसेट बना ही नहीं तो वो मेरा अपने आप ही क्या बन गया? एक्सपेंस। मैंने 1 लाख रुपए दिए हैं, मुझे उसका कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा। कहते एसेट तो नहीं बनाना, एसेट की वैल्यू तो 0 है, तो P&L में चला गया, वो खर्चा बन गया। ईयर 2 में मैंने फिर से 1 लाख रुपए दे दिए, और अब बैलेंस शीट में एसेट कितना दिखाना है? अब मैंने दिए हैं 1 लाख, पर एसेट सिर्फ कितने का बना है? 75,000 का। इसका मतलब कि P&L में एक्सपेंस कितना आ जाएगा? मैं ईयर 3 भी करके दिखा रही हूँ।
ईयर 3 में क्या होगा? ईयर 3 में मैंने फिर से कितने पैसे दे दिए? 1,10,000, 1 लाख रुपीज। पर ईयर 3 में एसेट की वैल्यू कितनी हो गई है? 1,10,000। तो ईयर 3 में 1,10,000 वैल्यू कैसे आई? मेरा पहले से ही एसेट कितना था? 75,000 था। एसेट की वैल्यू और कितनी बढ़ गई है? ठीक है। अब मैंने कंपनी को दिए तो कितने पैसे? 1 लाख। पर एसेट की वैल्यू कितनी बढ़ी है? तो मेरा एक्सपेंस कितना हो गया? ये कैसे आया? मैंने पे किए थे 1 लाख रुपीज, बट इंक्रीज, इसी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो अपने नोट्स अच्छे से बनाएंगे। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट कितना है? 35,000। तो एक्सपेंस आ गया 65। ये 2 में एक्सपेंस कैसे आ? ईयर 2 में मैंने पूरे पैसे कितने दिए? सेम ये फॉर्मूला लगाओ। अगर किसी को ईयर 2 में कंफ्यूजन है, सेम फॉर्मूला। तुमने कंपनी को पैसे दिए कितने हैं और एसेट कितना बढ़ा? मैम ये 4 में एसेट वैल्यू 220 हो जाएगी। अभी देख, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। एसेट की वैल्यू कभी भी प्रीमियम वैल्यू से ज्यादा इंक्रीज होगी नहीं। बताती हूँ कैसे। और 75 नहीं, सेकेंड ईयर हमने 1 लाख ही दिए। फर्स्ट ईयर में भी निकला नहीं, सिर्फ ये देखना सेकेंड ईयर में कितना दिए। तो फिर भी ऊपर गए। 1 लाख माइनस 75,000 करोगे ना। पे किए सेकेंड ईयर में 1 लाख, पर इंक्रीज इन वैल्यू कितनी है? पहले वैल्यू थी 0, अब हो गई 75,000। तो मैंने किसी को दिया तो 1 लाख, पर मेरा एसेट सिर्फ 75 से ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो मेरा 25,000 का क्या हो गया खर्चा? क्या डाउट है बच्चे? आपने ये देखना है, आपने मान लो मैं तुम्हें दूं 10 लाख, तुम मुझे बोलो नहीं मेरे पास तो 4 लाख का ही एसेट है। मैं तुम्हें दे तो रही हूँ 10 लाख, पर एसेट सिर्फ 4 लाख का ही है, तो मतलब बाकी 6 लाख मेरा क्या हो गया? एक्सपेंस। ठीक है। तो आपने ये देखना है एसेट कितना बढ़ रहा है और पॉकेट से कितने पैसे निकले। जो डिफरेंस है वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। प्रीतिंदर, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कंपनी को पैसे कम दो, एसेट की वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाए। तो हर साल जो इन सरेंडर वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा वो लेस देन 1 लाख ही होगा। ठीक है। किसी और को कोई भी डाउट? नाम दे दो 1,10,000। नहीं, टोटल 3 सालों में कितने पैसे दे रखे हैं? 3 लाख। नहीं, फिर तुम इससे कंपेयर करो ना। थर्ड ईयर मैंने 1 लाख दिया, पर थर्ड ईयर में एसेट की इंक्रीमेंट कितनी है? सिर्फ 35। मैं ये कह रही हूँ कि तुम जितने पैसे दोगे एसेट का इंक्रीमेंट उससे कम होगा। वो कह रहा है कि मान लो फोर्थ ईयर में वैल्यू 2,20,000 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने कंपनी को दिए तो 1 लाख रुपए है। वो 1,10,000 की वैल्यू 1,10,000 थोड़ी बढ़ा देंगे। वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी बढ़ाएगी? जितने पैसे मैंने दिए उससे ज्यादा थोड़ी बढ़ा देंगे। पिछले साल से कम है। ठीक है। अब इस केस में एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी क्या होगा? इसे भी हम लोग क्या किस चीज की तरह ट्रीट करेंगे? सेल ऑफ एसेट। इसमें एंट्री बनेगी बैंक टू इंश्योरेंस पॉलिसी टू प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है। तो सेम ही है इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक। ठीक है, सेम ही है। अब ध्यान से देखो, मेथड 2 में देयर मे बी लॉस, में शायद लॉस हो, बट नेवर प्रॉफिट।
मेथड 3 में देयर मे बी प्रॉफिट बट नेवर लॉस। अभी समझाती हूँ कैसे। मेथड 2 क्या था हमारे अभी जो हमने नोट्स बनाए कि एसेट किस चीज पे मेंटेन हो रहा है, पॉलिसी बेस पे। तो अगर मैंने पॉलिसी करवाई हुई है और पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है तो मुझे पॉलिसी वैल्यू के बराबर पैसे मिलेंगे कि उससे कम मिलेंगे कि ज्यादा मिलेंगे? कम मिलेंगे। तो इस केस में मुझे लॉस हो जाएगा क्या? मेथड 2 में अगर मैंने किसी का फर्म का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो मुझे पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा पैसे मिलेंगे कि पॉलिसी वैल्यू के बराबर मिलेंगे कि कम मिलेंगे? बराबर। पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा थोड़ी मिल सकता है। मेथड 2 में एसेट कितने का है, पॉलिसी वैल्यू। तो क्या मेथड 2 में कभी भी प्रॉफिट पॉसिबल है? नहीं। मुझे से ज्यादा पैसे कितने मिलेंगे, पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू से तो ज्यादा पैसे मिल ही नहीं सकते। और मेरी बैलेंस शीट में एसेट भी कितने का आ रहा है, पॉलिसी वैल्यू का। तो क्या मेथड 2 में कभी भी प्रॉफिट हो सकता है? पर क्या कभी लॉस हो सकता है? यस। अगर मैं रिटायरमेंट होने पे पॉलिसी को सरेंडर करूंगी तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। पर प्रॉफिट तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है। मेथड 2 में 3 में आते हैं। मेरे पास बुक्स में एसेट कितना आ रहा है, सरेंडर वैल्यू। क्या मुझे इसमें कभी भी लॉस हो सकता है? नहीं। वो तो कंपनी कह रही है इतने पैसे तो मैं कम से कम तुम्हें देने को तैयार हूं। सरेंडर वैल्यू तो कम से कम पैसे ना तो मिलने ही मिलने हैं। तो क्या कभी भी लॉस पॉसिबल है मेथड 3 में? नहीं। पर अगर पर्सन की डेथ ही हो गई तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सरेंडर वैल्यू से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इस केस में मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। लॉजिक समझ आया? कोई क्रैम करने वाली चीज नहीं है, क्रैम करने की कोशिश भी मत करना। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे टाइप, जैसे गुडविल के 10 केस बन सकते हैं, इसके भी 10 केस बन सकते हैं, और हमने एक ही तरीका सीखा है। वो तभी सीखोगे जब लॉजिक समझ आएगा। ऑनलाइन मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 50% चीजें समझ आ गई? प्रॉफिट लॉस का पॉइंट बताओ। ओके बच्चे, ये देखो, पहले मुझे बताओ ये कौन सा मेथड है? क्या आप सब बैलेंस शीट देख के ये बता सकते हैं कौन सा मेथड है? अगर बैलेंस शीट में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी दिख ही नहीं रही तो पहला मेथड वो किस चीज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एसेट्स। अगर बैलेंस शीट में सिर्फ पॉलिसी दिख रही है, प्रोविजन साइड कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ पॉलिसी दिख रही है, तो वो कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, एसेट एट सरेंडर वैल्यू। अगर बैलेंस शीट में पॉलिसी भी दिख रही है, प्रोविजन भी दिख रही है, तो वो कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, एसेट एट पॉलिसी वैल्यू। ठीक है। अब ये मेरे पास एक बैलेंस शीट है जिसमें एसेट दिख रहा है, पॉलिसी वैल्यू। दुनिया में दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो मैं पॉलिसी को सरेंडर करूंगी या पॉलिसी क्या हो जाएगी, मेच्योर। अगर मैं पॉलिसी को सरेंडर करूंगी तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, सरेंडर वैल्यू। ठीक है। तो मैंने पॉलिसी ले रखी है 1 करोड़ की, पर मुझे मिलेंगे कितने, 80 लाख। 20 लाख का लॉस हुआ। 20 लाख की मैंने पहले से ही क्या बना रखी है, प्रोविजन। तो क्या इससे ज्यादा लॉस पॉसिबल है? नहीं। जितनी प्रोविजन बना रखी है उतना ही लॉस पॉसिबल है, क्योंकि तुमने प्रोविजन चेक करके ही बनाई है। ठीक है ना। अगर पर्सन की डेथ हो गई तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 1 से। क्या इस केस में प्रॉफिट पॉसिबल है? प्रोविजन पड़ी है, प्रोविजन खत्म हो जाएगी, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। तो क्या इस मेथड में लॉस पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितना लॉस हो सकता था मैंने पहले ही उसकी क्या बना ली, प्रोविजन बना ली। कंजर्वेटिज्म मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा लॉस। ठीक है ना। अब मान लो पॉलिसी है सरेंडर वैल्यू पे, अब भी इस पॉलिसी के बदले में दुनिया में दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो मुझे क्या मिलेगी,
सरेंडर वैल्यू। और अगर पर्सन की डेथ हो गई, पॉलिसी मेच्योर हो गई, तो मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे? 1 CR। मान लो पॉलिसी सरेंडर हो गई, क्या लॉस पॉसिबल है? नहीं। मैंने भी बुक्स में एसेट कितने का दिखाया है? 80 लाख। और कंपनी भी कह रही है मैं कितने पैसे दूंगी? 80 लाख। तो कोई लॉस पॉसिबल ही नहीं। पर अगर पर्सन की डेथ हो गई तो मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे? तो क्या इस केस में प्रॉफिट पॉसिबल है? Yes. ठीक है। अब आपने वैल्यू ऑफ एसेट कैलकुलेट कैसे करनी है? जीएलपी की वैल्यू। एक तो है जीएलपी का ट्रीटमेंट कैसे करना है, एक है इसकी वैल्यू। अब आते हैं गुडविल चैप्टर पे। जैसे गुडविल में होता था ना, एक तो गुडविल की वैल्यू निकालनी सीखनी होती है और एक सीखना होता है ट्रीटमेंट। तो पहले देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखेंगे कि रिटायरमेंट हो रही है या डेथ। रिटायरमेंट के केस में इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिलेंगे? और डेथ के केस में? मतलब गुडविल की तरह मुश्किल नहीं है, 1 सेकंड का ही काम है। सेम क्वेश्चन टॉपिक डेथ चैप्टर में भी आए। जब रिटायरमेंट में आएगा हम लोग एसेट की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे? सरेंडर वैल्यू। जब ये डेथ में आएगा तो हम क्या लेके चलेंगे? पॉलिसी। ठीक है। एक होती है सेपरेट लाइफ पॉलिसी। सेपरेट लाइफ पॉलिसी का मतलब सेपरेट पॉलिसी फॉर ईच पार्टनर। फर्म कहती है कि हम एक कॉम्बो नहीं लेंगे, हम 3 अलग अलग पॉलिसीज लेंगे। ठीक है। तो एक पॉलिसी ले ली ए की, एक ले ली बी की, एक ले ली सी की, 3 अलग अलग पॉलिसीज ली। ठीक है। इस पॉलिसी की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो पॉलिसी ली तो पार्टनर के लिए है, पर पॉलिसी एसेट किसका है? फर्म का। पार्टनर का पर्सनल एसेट नहीं है, ये किसका एसेट है? फर्म। अब रिटायरमेंट के केस में देखते हैं कि एसेट की वैल्यू कितनी होगी, एंड डेथ के केस में देखते हैं कितनी होगी। मैं एज्यूम कर रही हूं कि मान लो 3 पार्टनर्स हैं और ए रिटायर हो रहा है। तो ए कहता मैं बिजनेस छोड़ के जा रहा हूं, सारे एसेट्स में जितना मेरा शेयर बनता है वो दे दो। तो इस दिन ए की पॉलिसी की वैल्यू क्या होगी? बी की भी और सी की भी सरेंडर। जो इन तीनों का टोटल होगा उसमें ए का शेयर उसे दे देंगे। ठीक है। ये मैं स्पेशली क्यों लिखवा रही हूँ, आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैम बी की पॉलिसी का शेयर क्यों ए को दे रही हूँ। क्योंकि पॉलिसी बी की है पर वो एसेट तो किसका है? फर्म का ही। राइट। एक्सपेंस तो फर्म पे कर रही है ना। फर्म ने 3 इंश्योरेंस पॉलिसीज दे दी, पार्टनर ने खुद नहीं करवाए। एक्सपेंस फर्म कर रही है तो एसेट भी किसका है? फर्म का। ठीक है ना। अगर मान लो ए की डेथ हो गई तो अब ए की पॉलिसी की कौन सी वैल्यू लेंगे? मेच्योरिटी वैल्यू। और बी और सी की पॉलिसी में भी इसका राइट तो बनता ही है। इन सब का टोटल का शेयर में जितना भी ए का शेयर बनेगा उसे देते हैं। ठीक है। अभी तक का टॉपिक इजी था। जैसे ना गुडविल पहले सुनने में आसान लगता है पर क्वेश्चन करने में मुश्किल लगता है। जब 12th में पहली बार पढ़ा होगा। ये जेएलपी उल्टा है, सुनने में बड़ा मुश्किल टॉपिक लगता है पर जब तुम क्वेश्चन करोगे तो लगेगा अच्छा इतना आसान है, मैम ने इतना बड़ा लेक्चर क्यों दिया, ये तो इतना आसान है। लेक्चर इसलिए दिया कि पहले तो तुम बैलेंस शीट देख के पहचान सको कौन सा मेथड है। आई होप उस स्टेज पे सब हो कि बैलेंस शीट देख के ये पहचान सकते हो। दूसरा तुम ये बता सकते हो कि रिटायरमेंट के केस में मैम सरेंडर वैल्यू लेनी है, डेथ के केस में पॉलिसी वैल्यू लेनी है। कितनी कॉमन सेंस वाली बात है। अब ट्रीटमेंट इससे भी सिंपल है कि जब हमें कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कोई भी मेथड दुनिया का, 3 मेथड है, चाहे रिटायरमेंट चाहे डेथ, शायद
12 कॉम्पिटिशन एंड कॉम्बिनेशन बनेंगे, कोई भी केस आता है। हमने क्या करना है, पहली एंट्री करेंगे बैंक टू जेएल। अगर जो भी पॉलिसी की वैल्यू है, हमें पैसे मिल गए, तो पहली एंट्री क्या बन गई, बैंक टू जेएल पे। अगर कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो किसको देंगे, और अगर कोई भी लॉस हुआ है बस, वो मुझे पता, तुम कॉमन सेंस से खुद निकाल लो। मैं क्वेश्चंस में टेस्ट करके दिखाती हूँ इस चीज को। प्लीज सब लोगों ने फोकस रखना है। सबसे पहले मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9। पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये बताओ कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है जेएलपी के ट्रीटमेंट के लिए। एसेट एक्स सरेंडर वैल्यू। बैलेंस शीट में एसेट दिख रहा है तो एक्सपेंस तो पक्का नहीं है। अगर एसेट के साथ प्रोविजन भी होती तो एसेट होता पॉलिसी वैल्यू पे, पर प्रोविजन तो है नहीं, तो क्या है, एसेट है सरेंडर वैल्यू। हमें एबीसी फर्म पे पीएसआर रेशियो है 5:3:2, एक बैलेंस शीट गिवन है। उन्होंने हमें बोला कि 1 जनवरी को ए रिटायर होना चाहता है और पॉलिसी की पीएसआर रेशियो है बी और सी के 2:1। जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने कहते ली थी जनवरी 2017 पे। उस दिन एसेट की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपीज। और जब पर्सन की रिटायरमेंट हो रही है 31 दिसंबर को, एसेट की वैल्यू कितनी है, अब बुक्स में एसेट आ रहा है 20,000 का, पर रियलिटी में एसेट की वैल्यू है 25,000। तो 5,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो 5,000 का प्रॉफिट किसे दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड एज। बस सिंपल ये ट्रीटमेंट। अभी करके भी दिखाती हूँ। कहते एक ही रिटायरमेंट के लिए गुडविल को बुक्स में रेज करना है, फिक्स्ड एसेट्स को रिवैल्यू करना है। बी और सी जो इंक्रीज है एसेट्स में वो बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते। ऑल्सो ये डिसाइड किया गया कि जो भी ए के पैसे हैं 50% पैसे उसके वापस दे देंगे। मिनिमम बैंक बैलेंस हम रखना चाहते हैं 25,000, और कैपिटल क्या होनी चाहिए, दुनिया की सारी चीजें डाल दी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी भी डाल दी, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन भी डाल दिया, ठीक है। मिनिमम बैंक का बैलेंस भी मेंटेन करना है और कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट करना है। और गुडविल तो है ही है, वो तो आना ही है, वो तो इजी लगने लग जाना चाहिए था आपको, ठीक है। प्लीज मास्टर क्वेश्चन ही लिख लो, बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, टेस्ट से पहले जरूर रिवाइज करना। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 9। 5th और 6th मैंने होमवर्क दिया, हाँ 5th और 6th सबने होमवर्क करके आना है, 9th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ए बी सी, फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। मैं वर्किंग नोट में बना रही हूँ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। और साथ में क्योंकि कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी है तो बैंक का, तो 2 मेरे वर्किंग नोट हो गए, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन एंड बैंक अकाउंट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम पार्टनर्स की कैपिटल और बैलेंस शीट। चले ये तो ये टॉपिक दूसरी बात कर रहे हैं, मजा आ रहा है अच्छे से। चलो देखो, सबसे पहले कैपिटल कितनी गिवन है, 50, 40, 30।
तो पार्टनर्स के कैपिटल में लिख लेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल है 50, बी की, सी की 50। नेक्स्ट, बैंक लोन है 40,000, ट्रेड पेबल्स है 30,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन तो बैलेंस शीट में आ जाते हैं डायरेक्टली। हमें फिक्स्ड एसेट्स गिवन है 80,000 के, एंड एडजस्टमेंट्स में बताया गया कि एसेट्स की रीवैल्यूएशन हो रही है 1,10,000 तक, और ये भी बताया गया कि रीवैल्यूएशन को बैलेंस शीट में तो अपडेट करना ही नहीं। तो बैलेंस शीट पे तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 80,000, पर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट क्रेडिट साइड लिख लेंगे, तो फिक्स्ड एसेट्स की रीवैल्यूएशन से हमें प्रॉफिट हो गया है 30,000। नेक्स्ट, इन्वेंट्री की वैल्यू है 50,000, ट्रेड रिसीवेबल्स की 30,000, कोई भी चेंज नहीं है तो बैलेंस शीट में डायरेक्टली इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, है ना, कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना इसकी। नेक्स्ट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है 20,000 की। अब ध्यान से देखो, पॉलिसी है 20,000 की, बट उन्होंने बोला कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी की आज की डेट में वैल्यू कितनी है, 25,000। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमने पॉलिसी सरेंडर कर दी, उन्होंने सिर्फ ये बोला हमें कि आज की डेट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी की वैल्यू कितनी है, 25,000। तो बैलेंस शीट में तो वैल्यू अपडेट करनी ही नहीं है, बैलेंस शीट पे तो अभी भी कितनी वैल्यू दिखानी है, 20,000। एसेट की वैल्यू है 25,000, 5,000 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो। ट्रीटमेंट तो सिंपल है, वैल्यू तुम अपने आप ही निकाल लोगे, और ट्रीटमेंट सिंपल है, प्रॉफिट किस में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, लॉस भी किस में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में 5,000 का प्रॉफिट 5:3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम इसी वैल्यूएशन को हम देंगे। बताते हो, लिख सकते हो, वो भी ठीक है, पर ऐसे तो हम गुडविल भी लिख सकते हैं, सिर्फ इसका ट्रीटमेंट अलग करते हैं, तब भी सजेस्ट नेट आंसर सेम ही अब, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस भी तो अल्टीमेटली यही पर ही सकता है। ठीक है, मैं अलग अलग केसेस बना के इसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, मान लो वो क्वेश्चन में बोलते कि आपने एसेट्स की वैल्यू को चेंज करना है, अगर वो हमें बोलते एसेट्स की वैल्यू को चेंज करना है, फिर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर एसेट की वैल्यू कितनी कर देते हैं, और ये 5,000 का प्रॉफिट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। राइट, कंफ्यूजन है, डाउट कोई, क्लियर है ना। एंड अब उन्होंने बोला कि एसेट्स की वैल्यू को चेंज नहीं करना है, तो मैंने पहले 5,000 का क्रेडिट दिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसका इम्पैक्ट रिवर्स करने के लिए, न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में डेबिट भी करना पड़ेगा। तो जैसे हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट राइट ऑफ करते हैं, अगर एसेट्स की वैल्यू अपडेट ना करनी हो तो यहां पर भी हम उसे राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ किसे किसे करेंगे, बीएनसी को, बीएनसी की रेशियो क्या है, 2:1। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनो। बच्चे, मान लो हमें क्वेश्चन में बोला जाता कि बुक्स में एसेट की वैल्यू को चेंज कर दो, तो मेरे पास एक एसेट पड़ा है 20,000 का, पर पता चला रिटायरमेंट के टाइम की उसकी रियल वैल्यू 25,000 है, तो अब मैं अपनी बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू कितनी कर देती, 25,000, और मैं सिर्फ पहली एंट्री पास करती, डबल इम्पैक्ट खत्म हो गया। पर उन्होंने बोला कि नहीं, बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो मुझे अब डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे तभी बैलेंस शीट मैच करेगी, उस इम्पैक्ट को कैंसिल करना है। तो जो चीज मैंने पहले रेज की थी उसे राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में डेबिट कर देते हैं। न्यू पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है, बी और सी, उनको हमने डेबिट कर दिया। आई होप क्लियर है। ठीक है,
अब इस केस में उन्होंने बोला कि हमने पॉलिसी सरेंडर नहीं की। वैसे आमतौर पे लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते क्यों है कि जब पैसों की जरूरत पड़े हम इसे सरेंडर कर दें, पर उन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला हमने सरेंडर नहीं की, उन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा कि पॉलिसी इज सरेंडर्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी आएगी। आमतौर पे क्या होता है, पॉलिसी सरेंडर हो जाती है, उस केस में मेरे पास अकाउंट में कितने पैसे आ जाते हैं, 25,000। तो उस केस में हम बैलेंस शीट में ये एसेट लिखते ही ना, और हम बैंक में लिख देते हैं कि बैंक में हमारे पास कितने पैसे आ गए हैं, 25,000। समझ आ गई बात। तो अगर आपको वो क्वेश्चन में बोले कि पॉलिसी हमने सरेंडर कर दी है, तो बैलेंस शीट में एसेट आएगा ही नहीं, बैंक में पैसे आ जाएंगे। अगर पॉलिसी सरेंडर नहीं की तो एसेट अभी तक कहीं पे कहां पे पड़ा है, बैलेंस शीट में ही पड़ा है, राइट। एंड ट्रीटमेंट तो सिंपल क्या करना है, प्रॉफिट भी ओल्ड पार्टनर में जाएगा एंड लॉस भी ओल्ड पार्टनर में जाएगा। आई होप क्लियर है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करके ऑब्वियसली और क्लैरिटी आएगी, अभी पहली बार कर रहे हैं। करंट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हो गया। बैंक का बैलेंस है 10,000, तो बैलेंस मीन्स ब्रॉड डाउन, हमने वर्किंग नोट बनाया है। नेक्स्ट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट हो गया। गुडविल है 1 लाख रुपीज की, तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट एंड उसके बाद न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में डेबिट। पर बाद में ये भी लिखना है एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज नहीं करना है, तो इसका मतलब रेज करने के बाद राइट ऑफ भी करना है। वन लाख को 2:1। गुडविल का इम्पैक्ट भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन खत्म। अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट हुआ है 30,000 का। पहले हम क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, फिर हम डेबिट करेंगे न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में, क्योंकि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है। अब हमें पता चल जाएगा कि एंड में कैरी डाउन अमाउंट्स क्या आ रहे हैं। बैलेंस शीट डिलीट कर रही हूँ बाकी क्वेश्चन ताकि आपको नीटली प्रेजेंट कर सकूं। आई विल ड्रॉ दिस अगेन। अभी तक का बैलेंस देखते हैं क्या है। बी का, सी का 12,000 ही आ रहा है। उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला कि मिनिमम बैंक की रिक्वायरमेंट कितनी है, 25,000। बैलेंस शीट में
आंसर बोलना क्विकली, बैलेंस शीट में क्या क्या वैल्यूज थी? बैंक उन्होंने हमें बोल दिया कि मिनिमम बैलेंस कितना चाहिए, तो जो हमने बैंक अकाउंट भी बनाया उसमें कैरी डाउन कितना हो गया? 25। एंड हमें बी और सी की तो कैपिटल बतानी है। ए का 50% अमाउंट पे करना है और 50% किस में कन्वर्ट करना है? लोन में। और इसके अलावा क्या गिवन है? कितने कितने? बैंक का रिक्वायरमेंट पता चल गया। ए का लोन भी देख लेते हैं कितना होगा। ए को हम पे कर देंगे 58750, और ए का लोन भी होगा 58750। दोनों चीजों का सेकेंड इम्पैक्ट, बैंक में से कितने पैसे चले गए ए को? 58750। और ए का लोन भी बैलेंस शीट में कितना आ गया? अब क्या मैं बी और सी की कैपिटल का टोटल निकाल सकती हूँ? 7625। ये किस रेशियो में होनी चाहिए? 2:1। 5052 50। 832 25416। ठीक है। अब रिक्वायर्ड बैलेंस कितना है? बी का रिक्वायर्ड बैलेंस है 50834, एंड सी का है 25416। तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। चेक कर लो। इतने पैसे बी लेके आएगा 60334। बैंक अकाउंट में बी कितने पैसे लेके आया? 60334। और सी लेके आया 13416। चेक कर लो बैंक की रिक्वायरमेंट। मैथ कर रहा है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 6 दोबारा करके आना है, और ये क्वेश्चन में ना सिर्फ एक एडजस्टमेंट चेंज करो आप, कि बी एंड सी आपने एक नया केस करना है कि वैल्यूज आर टू बी चेंज इन बैलेंस शीट। कल चेक करेंगे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है कि नहीं। एज्यूमिंग दैट हम बैलेंस शीट में वैल्यूज चेंज करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं बैलेंस शीट। तो इसके मन में बैठा ये नहीं है। कितना आ रहा है? दिन का उसके बाद 49167। डी का तो इतना होना चाहिए कोशिश। मूवमेंट बराबर है 76250 इंटू 2/3। सही है। गलती है। कितने आ रहा है? 50833.33। करो कैलकुलेटर में दोबारा, गलती है तो।
ठीक है जी, बाय। मंडे हम पहले